जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तब मैं मात्र 16 साल का था। सितंबर के महीने का लास्ट शनिवार था और जहां मैं रहता था वहां ठंडियां स्टार्ट हो चुकी थी। मेरे पेरेंट्स अपने कुछ रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ एक डिनर पार्टी पर गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो घर देर से लौटेंगे, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने अपने पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त राकेश को अपने घर बुलाया। राकेश मेरी एज का था और मेरे घर के ठीक सामने वाली सड़क के उस पार रहता था। हम दोनों आमतौर पर मेरे घर के बेसमेंट में बैठकर गेम्स खेला करते थे या फिर हॉरर मूवीज देखते थे। लेकिन उस रात हम पूरी तरीके से बोर हो चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आता है, क्यों ना लुका छिपी खेला जाए। पहले तो ये प्लान हमें बहुत ही बचकाना लगा, लेकिन हमने पहले एक बार ये एक ग्रुप के साथ ये गेम्स खेला था जिसमें हम दोनों को बहुत मजा आया था। मेरा घर था तो छोटा ही, लेकिन इसमें छुपने के लिए बहुत सारी जगह थी, खासकर अंधेरे में। तो हमने ये गेम खेलने का प्लान बनाया। हमने इस गेम को और ज्यादा मजेदार और हॉरर बनाने के लिए पूरे घर की सभी लाइटों को बंद कर दिया, सिवाय किचन की लाइट को छोड़कर। पूरे घर में अब सिर्फ एक ही जगह उजाला था, वो थे हमारे किचन में। और हमने इसके लिए कुछ रूल भी सेट कर दिए थे कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, कोनों पे और रेंगते हुए तो कोई भी नहीं घूमेगा। और हम दोनों जानते थे कि बेसमेंट, बेडरूम, अलमीरा और फर्नीचर के नीचे के हिस्से हम दोनों की आंखों के निशाने पर थे। अब रूल भी सेट हो चुके थे और छुपने की जगह भी हम दोनों के दिमाग में थी। अब बात आती है कि अब छुपेगा कौन सबसे पहले। इसके लिए हमने चिट बनाया जिसमें राकेश की जीत होती है। तो राकेश पहले छुपने का फैसला करता है, इसलिए मैं लिविंग रूम में जाता हूँ, अपनी आंखों को ढक लेता हूँ और 50 तक गिनती गिनना शुरू कर देता हूँ। 1 2 3 4। पहले मुझे उसके दौड़ने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, फिर अचानक से पूरे घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। 49 50। मैंने पूरी गिनती पूरी करी और जोर से चिल्लाया कि अब मैं आ रहा हूँ। मैंने किचन से ढूंढना स्टार्ट करा। मुझे लगा कि किचन में उजाला है तो वो साफ साफ नजर आएगा, लेकिन किचन में छुपने की उतनी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो वहाँ नहीं था। फिर मैंने राकेश को बेसमेंट के दरवाजे के पीछे हॉल में जाकर देखा और यहाँ तक कि बाथरूम में जाकर भी देखा, वो वहाँ भी नहीं था। मैंने हॉल के सामने वाले अलमारी के पास जाकर देखा जिसके दरवाजे हल्के से खुले हुए थे। मैंने अलमारी के अंदर भी देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। फिर मैंने फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सोची और जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ने लगा तो मुझे फर्श के चरमराने की आवाज़ सुनाई दी और मैं थोड़ा सहम सा गया। और पूरे घर में हर एक छोटी सी आवाज़ से मेरी पूरी बॉडी में तनाव और डर का माहौल फैल चुका था, क्योंकि पूरे घर में अंधेरा था और मैं पूरी तरीके से घबराया हुआ था। मैं डरते डरते एक एक सीढ़ी को चढ़ रहा था और सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाकर वहाँ के बेड के नीचे जाकर देखा, सोफे के नीचे जाकर देखा, यहाँ तक कि ड्रेसिंग के पीछे जाकर भी देखा, लेकिन राकेश मुझे वहाँ भी नहीं दिखा। मैं फिर नीचे आया और हॉल के बगल में अपने कमरे पर गया। मेरे कमरा पूरी तरीके से गंदा था, लेकिन इतना भी गंदा नहीं था कि मैं वहाँ उसको नहीं ढूंढ पाऊँ। इतनी जगह राकेश को ढूंढने के बाद अभी मुझे लुका छुपी कम और डर का माहौल ज्यादा लग रहा था। ये मुझे एक तरीके से हॉरर गेम जैसा लग रहा था, जहाँ पूरे घर में अंधेरा था और मैं उसे डरते डरते हर एक कोने में ढूंढ रहा था। फिर एक आखिरी कोशिश करने के लिए मैं गेस्ट रूम गया, जो कि हॉल के आखिरी हिस्से पर था। उसका दरवाजा टूटा हुआ और खुला हुआ था। मैंने उसको हल्के से धकेला, ये सोचकर कि वो बाहर कूदेगा और मुझे डरा देगा, लेकिन इस बार भी कमरे में पूरा अंधेरा था और शांति थी और राकेश वो वहाँ नहीं था। मैंने गेस्ट रूम को अच्छे से छान मारा, बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी खोल कर देखा, लेकिन वहाँ वो नहीं था। फिर मुझे बेसमेंट से एक आवाज़ सी सुनाई दी और मैं दौड़कर बेसमेंट की तरफ भागा। वहाँ मैंने उसे वॉशिंग मशीन के पीछे और यहाँ तक कि सीढ़ी के नीचे बने स्टोर रूम में भी देखा, वो वहाँ भी नहीं था। इस टाइम तक मैं हार मानने वाला था कि मुझे कुछ बॉक्स के हिलने की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ से वो हंसते हुए बाहर निकला और मेरी तरफ उंगली करते हुए बोला कि तुझे भाई कितना समय लग गया मुझे ढूंढने के लिए। मैंने उसे जहाँ जहाँ ढूंढा उसके बारे में उसे सब बताया और उसके बाद हम दोनों ने स्विच किया। अब ढूंढने की बारी उसकी थी और छुपने की बारी मेरी। उसने गिनना स्टार्ट किया और तब तक मैं गेस्ट रूम में जाकर वहाँ के बेड में लेट गया और ऊपर से खुद को पूरी तरीके से चादर से ढक लिया। जब मैं अंधेरे में लेटा हुआ था तो मेरा दिल पूरी तरीके से धड़क रहा था। अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी।
कुछ मिनट बाद मैंने उसे ऊपर आते हुए सुना। उसके कदम धीरे धीरे और फर्श पर भारी से लग रहे थे। उसने पहले बाथरूम का दरवाजा खोला और फिर वो मेरे मम्मी पापा के कमरे पर चला गया। थोड़ी देर के बाद कदमों की आहट हॉल से नीचे की ओर सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो गेस्ट रूम के पास आकर पहुंचा तो उसकी सांसों की आवाज मैं साफ साफ सुन सकता था। वो मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गया और मैंने अपनी सांसें रोक ली। उसके जूते कालीन पर घिस रहे थे। मेरे अंदर बेचैनी सी उठ रही थी कि कहीं राकेश मुझे पकड़ न ले। और फिर सन्नाटा एक लंबी खामोशी में बदल गया। मैंने सोचा कि शायद उसे अब पता चल गया है और राकेश मेरे ऊपर पड़ी चादर को खींच लेगा और ये गेम जीत जाएगा। लेकिन इसके बजाय वो कमरे से बाहर चले गया और मैं कुछ मिनट तक का वहीं पे लेटे रहा, ये सुनने के लिए कि शायद वो कहेगा कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन कमरे पे पूरा सन्नाटा छा गया और आखिर में मैं भी बिस्तर से उठा, ये सोचते हुए नीचे आया कि शायद वो नीचे सोफे पर बैठा होगा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया कि खेल खत्म हो चुका है। तभी मुझे तहखाने से एक आवाज सी सुनाई दी। मैं नीचे की तरफ दौड़ने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, तो मैंने तहखाने का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला। मैं सीढ़ी के पास जाकर जोर से चिल्लाया कि क्या तू मुझे अभी भी ढूंढ रहा है? और उसने मुझसे पूछा कि भाई तू कहाँ छुपा हुआ है? ये सुनकर मेरे पेट में मरोड़े से उठने लगे। मैंने उससे कहा कि मैं अभी भी बाहर हूँ और रसोई में खड़ा हूँ। और 1 सेकंड के बाद मैंने उसे सीढ़ी से ऊपर आते हुए सुना। वह उजाले में आया और किसी उलझन में लग रहा था। उसने पूछा कि मैं इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंच गया। मैंने उससे कहा कि मैं पूरे समय गेस्ट रूम के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि भाई क्या तू मजाक कर रहा है? मैंने पूरे कमरे को अच्छे तरीके से चेक किया था और पूरे अंदर की एक एक चीज को अच्छे से चेक किया था। मैंने अंदर किसी के हिलने तक की आवाज भी नहीं सुनी और तू कह रहा है कि मैं गेस्ट रूम पर छुपा हुआ था। हमने इस चीज के ऊपर थोड़ी बहुत बहस करी और उसके बाद फिर हमने इसको नजरअंदाज कर दिया। फिर हमने एक और राउंड खेलने का फैसला लिया, लेकिन पूरे समय में थोड़ा सा डरा हुआ और अजीब सा महसूस कर रहा था। घर में आने वाली हर आवाज मुझे उलझने पर मजबूर कर देती थी। एक टाइम जब मैं गिनती कर रहा था, मुझे लगा कि मैंने ऊपर से कुछ सुना है, जैसे कि एक हल्की सी आवाज। लेकिन जब मैं उस आवाज को ढूंढता तो मुझे सिर्फ एक खाली जगह दिखाई देती। मैंने राकेश को वॉशिंग मशीन वाले कमरे पर पाया। हम तब तक खेलते रहे जब तक हम दोनों थक नहीं गए। फिर हम दोनों थक हार कर लिविंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गए और हमने टीवी चालू कर दिया। और टीवी चालू करते ही हमें एक जोरदार सी भारी भरकम आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी हो, जिसे सुनकर हम दोनों पूरी तरीके से डर गए थे। तब राकेश ने मेरी तरफ मुंह करके पूछा कि क्या ये तेरे मम्मी पापा थे? तब मैंने उसे याद दिलाया कि वो दोनों तो डिनर पार्टी के लिए गए हैं। और ये आवाज सुनकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों डरे सहमे वहीं पर दुपक कर बैठ गए, किसी के इंतजार में कि कोई आएगा और हमें संभालेगा। और घर में पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया। फिर राकेश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि शायद कोई चीज सेल्फ से नीचे गिर गई होगी, तभी इतनी जोरदार सी आवाज सुनाई दी। हमें डरना नहीं चाहिए। मैं राकेश की बात पर विश्वास तो करना चाहता था, लेकिन जब हम बैठकर सुन रहे थे तो हम दोनों ने किसी के फर्श पर चलने की आवाज और ऊपर हॉल में भी चलने की आवाज और साथ ही बाहर किसी के जोर से गिरने की आवाज भी सुनी थी। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। हम दोनों में से कोई भी हिल नहीं रहा था। फिर मैंने राकेश से फुसफुसाते हुए कहा कि हम दोनों ने एक बार जाकर बाहर पे चेक कर लेना चाहिए। फिर राकेश ने अपना सर हिलाते हुए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर कोई अंदर घुस आया तो हम बस यहाँ पर बैठे हुए नहीं रह सकते हैं। मैंने उससे मेरे पीछे रहने को कहा। फिर हम दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ने लगे और घर में इतनी ज्यादा शांति थी कि हम दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज और दिलों की धड़कन को साफ साफ सुन सकते थे। हम दोनों के वजन से सीढ़ी में चरमराहट की आवाज आने लगी और जैसे ही हम दोनों ऊपर पहुंचे तो मैंने गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया, क्योंकि वहां के दरवाजे पूरी तरीके से बंद थे और मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि मैंने तो इन्हें खुला ही छोड़ा था। जिसे बंद देख हम दोनों वहीं जमे से खड़े रहे। तभी दरवाजे के पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कालीन पर कपड़ा फिसल रहा हो। तभी राकेश ने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं भी करना तो ऐसा ही चाहता था, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा और डर ने मुझे अपनी जगह पर ही रोके रखा। फिर मैंने अपने दरवाजे के पीछे पड़ी हॉकी स्टिक को उठाया और डरते डरते और कांपते कांपते गेस्ट रूम के दरवाजे के बाहर आके खड़े हो गया और तेजी से लात मारकर दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन मुझे बिस्तर और ड्रेसिंग साफ साफ नजर आ रहा था। कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अलमारी खुली हुई थी। मैं अलमारी के करीब गया जबकि राकेश दरवाजे पर ही खड़ा था। मैंने डरते डरते हॉकी स्टिक के सहारे से अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोट और बक्सों के अलावा कुछ नहीं था। हम
दोनों ने कांपती हुई हंसी निकाली, ऐसा दिखावा किया कि जैसे यह सब हमारे दिमाग में था। लेकिन फिर जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े, हमें एक और आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज सामने से नहीं आ रही थी, ये आवाज नीचे से थी, जहाँ सामने के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज हम दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर हम दोनों फिर से एक बार जम गए। राकेश ने फुसफुसाकर बताया कि शायद घर में कोई आ चुका है। ये सुनकर मेरे शरीर से मानो पूरी जान ही निकल गई हो। हम दोनों हॉल की तरफ भागे, मेरे कमरे की लाइट बंद करी और वहीं दुबक कर बैठ गए। मैंने हॉकी स्टिक को जोर से पकड़ लिया। हमने कुछ सुना, लेकिन डर के मारे हमने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन पहली मंजिल से कदमों की आवाज हमें फिर से सुनाई देने लगी। मैं पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन मेरा फोन उस सोफे में ही पड़ा था जहां हम बैठे थे। मैंने फुसफुसाकर कहा कि शायद हम इस खिड़की से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो खिड़की बहुत ही छोटी थी। अब बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था सीढ़ियों से होकर हॉल से नीचे जाना। लेकिन कदमों की आवाज हमारे करीब आ रही थी। हमने तहखाने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और फिर एक एक सीढ़ी उतरने की आवाज साफ साफ सुनी। फिर हम दोनों ने राहत की सांसें ली कि कोई शायद तहखाने में गया हो तो हमें मौका मिल जाएगा सीढ़ी से होते हुए हॉल से नीचे जाने के लिए। इसीलिए हमने भागने का फैसला लिया और सीढ़ी से नीचे उतरकर किचन से होते हुए उसके पीछे के दरवाजे से आंगन की तरफ दौड़ने लगे। और हम तब तक नहीं रुके जब तक कि सड़क के उस पार हम राकेश के घर पर नहीं पहुंच गए। हमने उसके मम्मी पापा को घर में बीती सारी बातें बताई। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मेरे घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिला और ना ही किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई निशान मिला और ना ही तहखाने पर किसी के होने का कोई सबूत मिला। पुलिस वालों ने हमें बताया कि शायद घर पे कोई हलचल हुई होगी या फिर खेलते खेलते हमारी कल्पनाएं बेकाबू हो गई होंगी। लेकिन राकेश और मैं जानते थे कि हमने क्या सुना है। हम दोनों को पता था कि कोई ना कोई तो अंदर आया था, जिसके कदमों की आवाज हमने साफ साफ सुनी थी और कालीन पर घसीटने की आवाज भी साफ साफ सुनी थी हमने। इसके बाद कई हफ्तों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। हर आने वाली आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ कोई है। वो आखिर क्या था, ये सोचकर मैं आज भी सहम सा जाता हूँ। वो आखिरी बार था जब हमने हाइड एंड सीक खेला। राकेश और मैंने कभी इसके बारे में आज तक कोई बात नहीं की, लेकिन कभी कभी जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उस रात के बारे में और उस हाइड एंड सीक के बारे में। आज पूरे 15 साल हो चुके हैं। अब हम उस घर में भी नहीं रहते। हमने वो घर उस इंसिडेंट के बाद बेच दिया था और कहीं और शिफ्ट हो गए थे। लेकिन आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वहाँ क्या था, वो आवाज क्या थी। जूते की चलने की आवाज, कालीन पर किसी घसीटने की आवाज। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वहाँ भूत था या किसी आत्मा का साया। ये सवाल हमेशा मेरे मन में रहा और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। मैं उस इंसिडेंट को आज तक नहीं भुला पाया हूँ। वो बहुत ही डरावना इंसिडेंट था मेरे लिए।